आज हम भारत की राज्य राजनीति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज हम यूनिट 1 और यूनिट 2 जिसमें कि भारत में राज्य राजनीति का विकास कैसे हुआ और भारत की राज्य राजनीति को समझने के जो विश्लेषण करने का जो तरीका है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो राज्य राजनीति है वो विकसित हुई है और राज्य राजनीति का जो विकास है वो आज के दौर में जब आप देखते हैं कि कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सभी राज्यों की विभिन्न जो क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताएं हैं, उसके संदर्भ में हमें राज्य की राजनीति को समझना होगा। राज्यों की जो राजनीति का विषय है, वो केंद्र शासित राज्यों और प्रदेश की राजनीति दोनों से आप देखेंगे कि एक तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अंतर है। तो इसका संबंध विभिन्न राज्यों में राजनीतिक संगठनों को गठित करने और राजनीतिक लामबंदी की प्रक्रिया से है। इसका संबंध विभिन्न राज्यों में राजनीति की समानताओं और असमानताओं की चर्चा से भी है। यद्यपि राज्यों की राजनीति का विषय संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, लेकिन सामान्यतया यह भारत में राज्य राजनीति के पाठ्यक्रम के अंदर ही आते हैं। इस तरीके से जो राज्य राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति से कई मायनों से अलग है। जैसे राज्यों की राजनीति का संबंध केवल वहाँ की राजनीति के स्तर के तरीकों तक सीमित है, जबकि राष्ट्रीय राजनीति का संबंध उन संस्थाओं की प्रक्रियाओं से है जो केंद्रीय या अखिल भारतीय स्तर की होती है। राज्य राजनीति से भिन्न अखिल भारतीय अथवा राष्ट्रीय राजनीति की जो राजनीति का जो स्तर है, वो पैटर्न है, वो सामान्यतः अलग रहता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि भारत में 1950 के दशक से ही राजनीति के विभिन्न प्रतिरूपों की चर्चा होती है। हम देखते हैं कि कैसे 1956 में जब पुनर्गठन आयोग बना, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई और ख़ास तौर से जब पुनर्गठन के बाद पहली बार जब भारतीय संघ के राज्यों की एक पहचान बनी, जिसमें कि 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया, ए, बी, सी और डी। इस तरीके से 1950 और 60 के दशक में हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्रियों ने राज्य की राजनीति को एक विषय के रूप में देखने की और समझने की जरूरत महसूस की। तो आइए हम चलते हैं, हम देखते हैं कि भारत में जो राज्य राजनीति है, किस तरीके से 1950 से लगे 1960 के दशक से किस तरीके से उसमें बदलाव दिखाई दिए हैं। 1950 तथा 1960 के दशकों में अनेक राज्यों में निराशाजनक घटनाओं ने राजनीति के अध्ययन शास्त्रियों को विभिन्न राज्यों की राजनीति के लिए प्रेरित किया। भारत में राज्य की राजनीति को एक परिप्रेक्ष्य में रखने के प्रयास में मायरन वीनर की पहल से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1961 में शिकागो विश्वविद्यालय में तथा दूसरा प्रयास 1964 में मैसाचुसेट्स स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थात MIT में 2 सेमिनार आयोजित किए गए। 17 में से 9 राज्यों पर कार्य करने वाले विद्वानों ने उस समय भारत में मौजूद थे और इन निष्कर्षों के बाद भारत की राज्य राजनीति के बारे में जो निष्कर्ष वहाँ पे निकाला गया, उसमें सेमिनार रिपोर्ट में वो सारे निष्कर्ष छपे। 1961 में एशियन सर्वे में जो प्रकाशित हुआ, उसमें माइनर वीनर की जो संपादित पुस्तक थी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, उस पुस्तक में विस्तार से इस पर चर्चा की गई। इसी तरीके से इकबाल नारायण ने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का संपादन 1976 में किया, जो असम और जम्मू कश्मीर सहित भारत में सभी राज्यों की राजनीति में शामिल करने का प्रयास था। किंतु हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ऐसे में राज्यों की राजनीति में एक डायनेमिक परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। माइनर वीनर की पुस्तक सभी राज्यों को शामिल नहीं करती है। आप जैसा विदित है कि ये पुराना अध्ययन है माइनर वीनर का, किंतु अब भारत की राजनीति में जो राज्यों की राजनीति है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है।
1960 के दशक से लेकर आज तक केंद्र और राज्यों में गठबंधन सरकार के राज्य साझेदार बने हुए हैं। कई अवसरों पर राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करते हैं तथा नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। 1960 के दशक के पहले के राज्य स्तर के जो दल थे, वो राष्ट्रीय राजनीति में दूसरा स्थान रखते थे। 1976 के में प्रकाशित इकबाल नारायण की पुस्तक के पश्चात राज्यों की राजनीति पर अनेक शोध कार्य प्रकाशित हो चुके हैं। इन शोध कार्यों में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया, जैसे कि ओबीसी, दलित, सामाजिक आंदोलन, राज्य स्तर के नेताओं तथा राजनीतिक दल तथा चुनाव इत्यादि पे काम हो चुका है। ये राज्य के अध्ययन में कुछ उदाहरण हैं। इनके अलावा अन्य मुद्दे भी शामिल इसमें किए गए हैं। कुछ शोध कार्य एक या उससे अधिक राज्यों में राजनीति का विषय लेकर के किया गया, जो खासतौर से तुलनात्मक भी रहा। डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया तथा डिक्लाइन ऑफ सोशल ऑर्डर वॉल्यूम 1 और 2 में फ्रांसिस फ्रैंकल जो MS राव द्वारा जो संपादित की गई थी, इस पुस्तक में विभिन्न राज्य में राजनीति का अध्ययन किया गया है। ये वॉल्यूम 1979 और 1990 में प्रकाशित हुए से इसमें राज्यों के सत्ता संबंधों में परिवर्तन की नीति राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण कारक बनी। इसी तरह राइज ऑफ प्लेबियन द चेकिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज 2009 में क्रिस्टोफर जेफ्रो एवं संजय कुमार द्वारा संपादित पुस्तक है, जिसमें आप राज्य स्तर की राजनीति में खासतौर से विभिन्न विधानसभाओं के बदलते स्वरूप के अध्ययन पर बल दिया गया है। आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि 1950 और 60 के दशक में किस तरीके से राजनीति ने और राज्य की राजनीति ने करवट बदलना शुरू किया। आप देखते हैं कि 1950 और 60 का जो दशक है, वो नेहरू का काल माना जाता है। नेहरू का जो विकास मॉडल, जो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। इस दौरान राज्य राजनीति केंद्रीय राजनीति का ही एक नमूना था। भारतीय राजनीति में केंद्र सरकार का दबदबा था, जबकि राज्य की राजनीति का दूसरा स्थान था। केंद्र के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया, जो कि राष्ट्र निर्माण से संबंधित थी। आपको पता है कि अभी देश को आजाद हुए ही चंद साल हुए थे, चंद दिन हुए थे। ऐसे में बहुत सारे राष्ट्र निर्माण के कार्य नेहरू सरकार के जिम्मे था, जिसमें कि भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इत्यादि। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी तथा कई राज्यों में भी उसकी सरकारें थी। कांग्रेस के भीतर कई गुट थे और जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी गुटों के अनुबंध थे, और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा दबाव बनाए रखना चाहते थे। केंद्र तथा राज्यों में एक दल के वर्चस्व के कारण ऐसा लगता था कि राज्यों और केंद्र में राजनीति का स्वरूप एक जैसा है। राज्यपाल जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते थे, एक या दो अपवादों को छोड़कर विवाद के कारण बिंदु नहीं बने। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक प्रमुख पैटर्न था, लेकिन इसके साथ साथ राज्य की राजनीति में भी आपसी असंतोष के प्रतिमान एक साथ उभरे। इन घटनाओं ने राजनीति के मुख्य स्वरूप को चुनौती दी। यह स्वरूप था राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व तथा क्षेत्रीय दलों की कमजोर स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों के भीतर उत्तर पूर्व भारत में नागा और मिजो विद्रोह प्रारंभ हुआ। जम्मू और कश्मीर, जैसा कि मैंने कहा कि 5 अगस्त 2019 तक एक राज्य था, में प्लेबिसाइट फ्रंट या जनमत संग्रह फ्रंट बनाया गया। एक आंदोलन शुरू हुआ तथा दक्षिण भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। कांग्रेस से विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले दलों ने भी इस दौर में राज्यों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारतीय राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश में जनसंघ, केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादियों और वामपंथियों ने, पंजाब में अकाली दल ने एक साथ कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर लोगों को एकजुट किया। इन घटनाओं ने राज्य की राजनीति के स्वरूप की झलक दी, जो भारत में निकट भविष्य में उभरने वाली थी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में RPI अर्थात रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र में दलित पैंथर, उत्तर भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उनके सहयोगियों का गौ रक्षा आंदोलन तथा उत्तर भारत में समाजवादियों को हिंदी भाषा के प्रसार, तमिलनाडु में हिंदी भाषा लागू करने का विरोध, खासतौर से मद्रास जो अब आजकल चेन्नई कहा जाता है, तमिलनाडु के पृथक्करण की मांग, ऐसे तमाम सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं
जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय दक्षिण भारत को एक अलग ही राष्ट्र बनाने की मांग की जाने लगी गई थी। ये निर्जाति जो आंदोलन थे, ये बहुआयामी थे और इसका उदाहरण आपने साउथ के पृथकतावादी आंदोलन से आप देख सकते हैं। गुजरात और राजस्थान में रूढ़िवादी दलों जैसे स्वतंत्र पार्टी ने भी कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दी। इन घटनाओं के कारण सेलिंग हैरिसन ने 1950 के दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा है। राज्य की राजनीति के प्रबल स्वरूप को कांग्रेस के भीतर से भी चुनौती दी गई। कांग्रेस के भीतर गुटबंदी के नेता अपना अपना सामाजिक आधार बनाने में पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी उन्होंने अपने अपने राज्यों में अपने सामाजिक आधार को मजबूत किया। वास्तव में कांग्रेस में रहते हुए इन नेताओं ने अपने व्यक्तिगत सामाजिक आधार को सुदृढ़ किया। इसके कारण कांग्रेस में विभिन्न गुटों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप हुए। इसका परिणाम गुट नेताओं के बीच आरोपों का आदान प्रदान हुआ। चरण सिंह का उदाहरण यहाँ सबसे अधिक उपयुक्त लगता है। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए मध्यम वर्गीय जातियों और पिछड़े वर्गों के भीतर अपने लिए एक आधार तैयार कर रखा था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विभाजन और उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में एक शक्तिशाली क्षेत्रीय और ग्रामीण शक्ति के उद्भव के परिणाम स्वरूप उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिला। इस पैटर्न की अभिव्यक्ति 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय के रूप में और 1969 में गठबंधन सरकार की स्थापना के रूप में हुई। उसने भारत संघ के राज्यों की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात किया। क्षेत्रीय शक्तियों का किस तरीके से उदय हुआ, खासतौर से 1970 का दशक आते आते क्षेत्रीय शक्तियों का उदय राज्य की राजनीति में प्रारंभ हो जाता है। 1960 या 70 के दशकों में राज्य की राजनीति के रूपों में परिवर्तन जवाहरलाल नेहरू के निधन की पृष्ठभूमि में हुआ। कांग्रेस व्यवस्था का पतन और इंदिरा गांधी के उत्थान के बाद व्यक्ति आधारित राजनीति का उदय हुआ। 1960 और 1970 के दशकों के अंत तक राज्य की राजनीति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण ग्रामीण अमीरों या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उदय हुआ जिनमें हरित क्रांति हुई। इसके उदाहरण हैं हरियाणा और पंजाब में जाट, बिहार में यादव या कुर्मी, आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी तथा कर्नाटक में वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के किसान। चरण सिंह ने मुख्य रूप से कृषि संबंधी एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उन्होंने 1967 से 1987 2 दशकों तक उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत भूमिका के लिए नेतृत्व और मंच प्रदान किया। उनका बिहार और हरियाणा में राज्य स्तर के नेताओं के साथ इस अवधि के दौरान उत्तर भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ा। कई राज्यों में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अनेक क्षेत्रीय और खेतिहर वर्ग के मजबूत सामाजिक आधार वाले नेताओं का उदय हुआ। इन नेताओं और दलों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की मांग की। राज्यपाल की भूमिका, जिसे प्रमुख पार्टी के प्रति सहानुभूति का एहसास था, कांग्रेस पर प्रश्न उठाए जाने लगे और केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की मांग उठने लगी। यह घटनाक्रम आगे आने वाले समय की राज्य की राजनीति में निर्णायक हो गया। क्षेत्रीय नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच समन्वय की प्रक्रिया सुस्पष्ट हो गई। इन नेताओं में से कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। इन नेताओं ने राज्य की राजनीति से प्रेरणा ग्रहण की तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को नेतृत्व किया। आपातकाल के दौरान अनेक राज्यों और राष्ट्रीय नेताओं और दलों में कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने का मौका मिला। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और केंद्र तथा राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। केंद्र और राज्य दोनों ही जगह जनता पार्टी की सरकार ने जनता के लिए कई योजनाओं को लागू किया, जिनकी प्रतिक्रिया राज्य की राजनीति पर हुई। मंडल आयोग की नियुक्ति और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण रुझान पैदा किए। राज्य स्तरीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने न केवल इंदिरा गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस के संगठन को चुनौती दी, बल्कि केंद्र और राज्य संबंधों में और मजबूत स्थान प्राप्त करने की मांग की। केंद्र राज्य संबंधों में संशोधन के लिए 1983 के अंत में सरकारी आयोग का गठन किया गया, जो कि 1960 और 1980 के दशक के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। तमिलनाडु में राजमन्नार आयोग का गठन और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार का प्रस्ताव भी कुछ का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इंदिरा गांधी
के नेतृत्व को 1970 के दशक में जेपी आंदोलन और गुजरात आंदोलन ने चुनौती दी। क्षेत्रीय शक्तियों और जेपी आंदोलन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौतियों के सामने असमर्थ होकर इंदिरा गांधी ने 20 महीने तक आपातकाल लगाए रखा। आपको पता होना चाहिए 1975 से 1979 तक आपातकाल लगा था। आपातकाल के बाद क्षेत्रीय नेताओं जैसे चरण सिंह का राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में प्रवेश हो गया। इसके साथ ही बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में देवीलाल, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव एवं बाद में मुलायम सिंह यादव जैसे राज्य स्तरीय नेताओं ने केंद्रीय राजनीति में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि 1980 के दशक में जो राज्य की राजनीति रही है उसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। 1980 के दशक से हम देखते हैं कि भारत के राज्यों में की राजनीति में पहचान की राजनीति का एक उदय होता है। खासतौर से ये पहचान कुछ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय घटनाओं से संबंधित है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठबंधन की राजनीति की बारंबारता, भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन, नई पीढ़ी के नेतृत्व का उदय, जातीयता पर आधारित अनेक पहचानों की गतिविधियां जैसे दलित और पिछड़े वर्ग तथा जनजाति, भाषा, किसान आंदोलन, उत्तर पूर्वी राज्यों पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर में विद्रोह तथा स्वायत्तता संबंधी आंदोलन इत्यादि घटक शामिल हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन के रूप में जाने लगे। यद्यपि ये घटनाक्रम मुख्यतः राजनीतियों के परिणाम स्वरूप सामने आए, परंतु पहले के समय की तुलना में ये विशिष्ट लक्षण थे। हाल के समय में उत्तर भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों की उस राजनीति में योगदान दिया है जो बहुत पहले से ही दक्षिण भारत में विदित है। उत्तर भारत में दलितों का राजनीतिकरण बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ तथा पिछड़े वर्गों का जनता दल के रूप में राजनीतिकरण हुआ। हालांकि आज के समय में जनता दल जैसी अब पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और बहुत सारे उसकी शाखाएं मौजूद हैं। इसके साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों के गैर राजनीतिक मोर्चों ने राज्य राजनीति में नए आयाम जोड़े। इस अवधि में अमीर किसानों का उदय हुआ, जिसमें यूपी और पंजाब में भारतीय किसान यूनियन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन, गुजरात में खेतयूत समाज और कर्नाटक में रायत संघ का उदय हुआ। इन समूहों का उदय 1970 के दशक में हुआ जब उन्हें उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कुलक कहा गया। लेकिन 1970 के दशक और 1980 के दशक के रुझानों में अंतर था। जहां 1970 के दशक में कृषक हरित क्रांति और भूमि सुधार के उपज थे जो अपनी सत्ता में भागीदारी चाहते थे, वहीं 1980 के दशक में कृषक अन्य मुद्दों जैसे बाजारी अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को उठाते थे। नई सामाजिक शक्तियों ने विभिन्न राज्यों में कई मांगे उठाई। ये मांगे आरक्षण के मुद्दे, वही नए राज्यों की सृजन की मांग और केंद्र से राज्यों तक संसाधनों का अधिक आवंटन के रूप में परिलक्षित हुआ। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हम राज्य की राजनीति में भूमंडलीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। भूमंडलीकरण ने एक ओर केंद्र की स्थिति को कमजोर बना दिया है, दूसरी ओर इससे राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियों को महत्वपूर्ण भागीदार बनाया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सभी राज्यों पर एक भी प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ राज्यों ने इसका लाभ उठाया है जबकि अन्य राज्य इससे पीछे रह गए हैं। वास्तव में उदारीकरण के कारण निवेश की मांग करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भूमंडलीकरण ने राज्यों में असमानता पैदा कर दी है। कुछ राज्य अधिक विकसित हो गए हैं जबकि कुछ राज्य अधिक पिछड़ गए हैं। लॉरेंस सेज की पुस्तक फेडरलिज्म विदाउट ए सेंटर के अनुसार भूमंडलीकरण ने राज्यों को स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया है ताकि वे अपना एजेंडा पर आगे बढ़ सकें। अब राज्य प्रत्यक्ष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स के साथ समझौता कर सकते हैं तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन ये सब केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही कर सकते हैं। ऐसा भूमंडलीकरण के पूर्व चरण में संभव नहीं था। भूमंडलीकरण अंतरराज्यीय संस्थाओं के पतन का भी कारण बना। सेज का मानना है कि अंतर शासकीय सहयोग ने अंतर अधिकार क्षेत्र प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया है। भूमंडलीकरण के चरण में दलीय व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला है। अधिकांश राज्यों में 2 या 2 से अधिक दलों का उदय एक प्रमुख दल के रूप में हुआ है।
राज्य स्तरीय दल किसी विशेष क्षेत्र, धर्म या जाति की तरफ झुके होते हैं। ये गठबंधन मोर्चे चुनावों से पहले तथा चुनाव के बाद गठबंधन में भी अपना प्रभाव डालते हैं। गठबंधन करके सरकार भी बनाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है। बहुजन समाज पार्टी, जिसका प्रमुख आधार उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, राष्ट्रीय लोक दल उत्तर भारतीय राज्यों में, बीजू जनता दल पूर्वी भारत में तथा दक्षिण भारत में तेलुगु देशम पार्टी, एआईएमडीएमके तथा डीएमके के, दक्षिण भारत में शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में, जैसे तमाम सारे क्षेत्रीय दलों का नाम हम गिन सकते हैं, जो जिनका राष्ट्र के राजनीति और राज्य की राजनीति दोनों में एक विरोधाभासी व्यवहार दिखाई दिया है। उत्तर भारत में भी कुछ क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका मुख्य तौर पर चुनाव में लोगों को एकजुट करने की होती है, लेकिन नई शक्तियों के उभरने जैसे दलित पिछड़ा वर्ग के बाद गैर चुनावी लामबंदी को बढ़ावा मिला है। ये सब बाद में चुनाव में भी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों का प्रसार राज्य की राजनीति पर किसी एक शक्ति को हावी होने नहीं देता, लेकिन साथ ही वे सभी राजनीतिक सत्ता में हिस्सा लेना चाहते हैं। हालांकि गठबंधन के आधार पर सत्ता और विपक्ष दोनों के राजनीतिक मोर्चों पर राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका मुख्य कारण व्यवहारिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित होता है। साथियों, राज्यों की राजनीति में उग्रवाद, आतंकवाद जैसे तमाम सारे विद्रोह के घटक भी शामिल रहे। 1980 के दशक में पंजाब, उत्तर पूर्व भारत, जम्मू और कश्मीर, 2019 5 अगस्त के पहले के जम्मू और कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, को हम देखते हैं कि इसमें तमाम सारे ये विद्रोहात्मक और खासतौर से आतंकी जो घटक रहे हैं वो शामिल रहे हैं। इन घटनाक्रमों में न केवल राज्यों की राजनीति पर गंभीर असर डाला, बल्कि इन्होंने देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी गंभीर असर डाला है। उग्रवाद की समस्याएं विकास, अंतरजातीय संबंधों, स्वायत्तता या आत्मनिर्णय के मुद्दों से जुड़ी है। उग्रवाद की दिशा राष्ट्र राज्य या उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध होती है, परंतु अनेक उदाहरणों में यह निर्जातीय दंगों में परिवर्तित हो जाती है तथा निर्जातीय दंगे विभिन्न निर्जातीय समूहों के बीच होते हैं। विद्रोह की समस्या भारत के लिए नई नहीं है। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद उत्तर पूर्व भारत में नागा तथा मिजो उग्रवाद जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसके साथ जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह तथा दक्षिण भारत में भाषाई आंदोलन इत्यादि इन समस्याओं में प्रमुख उदाहरण है। जहां एक और 1970 के दशक तक राज्य स्तर के नेताओं और दलों के उदय ने प्रमुख पार्टी प्रणाली को चुनौती दी, दूसरी ओर विद्रोही दलों ने, खासतौर से जो विद्रोही आंदोलन चल रहे थे, ने केंद्र के समांगी करने वाले दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह लगाया। समांगीकरण का दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण पर बल देता है तथा इसने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण, संघीय निर्माण दृष्टिकोण, फेडरेशन बिल्डिंग अप्रोच का समर्थन किया। कुछ मामलों में विद्रोह स्वायत्तता या बाहरी लोगों के खिलाफ असहयोग का सह उत्पादक होता है। इस प्रक्रिया में नए समूह स्वायत्तता या आत्मनिर्णय की मांग करते हैं। उत्तर भारत में कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि असम में उल्फा, बोडो, कार्बी आंगलोंग, खासतौर से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक समय बोडो तथा कार्बी जो आंसू आंदोलन था, उसमें बोडो और कार्बी जातियों ने हिस्सा लिया था। बाद में इन समूहों को लगा कि उनकी उपेक्षा की गई है, इस कारण उन्होंने भारतीय संघ में रहकर स्वायत्तता की मांग की। दोस्तों, भारत में राज्य की राजनीति कई चरणों में विकसित हुई है। स्वतंत्रता प्राप्त के लगभग 2 दशक बाद राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। राज्य राजनीति में राष्ट्रीय पैटर्न मिलते हैं। 1950 तथा 1960 में दशकों में वक्त के दशक में कांग्रेस अकेली पार्टी थी जिसका संपूर्ण भारत में प्रभुत्व था। उसकी केंद्रीय और राज्य दोनों में सरकारें थी। लेकिन 1960 दशक के अंत में कांग्रेस का पतन शुरू हुआ। उसने 1967 के आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तथा कई राज्यों में गैर कांग्रेसी पार्टियों की सरकार बनी। कुछ क्षेत्रीय नेताओं और दलों का
सॉरी दलों का 1960 और 1970 के दशकों में जनता को एकजुट करना पड़ा। आपातकाल ने भी इन नेताओं को एक साथ रखने का अवसर प्रदान किया। 1980 के दशक तक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर पहचान की राजनीति का उदय हुआ तथा नए नेताओं का उदय हुआ, जिनका आधार क्षेत्रीय पहचान थी, जैसा कि मैंने चर्चा किया। इसके बाद भूमंडलीकरण ने राज्य राष्ट्र राजनीति की दिशा को मोड़ दिया। उसने राज्यों को केंद्रीय पटल पर उभरने का मौका दिया। राज्यों में गठबंधन की सरकारें भी बनने लगीं। यह 1990 के दशक से पहले संभव नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति पर काफी बदल चुकी है। अब हम राज्य पहले की तरह केंद्र के अंध समर्थक नहीं रहे। दोस्तों, इस संदर्भ में आपको एलपीजी कॉन्सेप्ट यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जब आप पढ़ेंगे तो भूमंडलीकरण का भारतीय राज्य की राजनीति पे कैसा प्रभाव पड़ा आपको सुस्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब हम आते हैं दोस्तों कि भारत में राज्य की राजनीति को समझने के लिए जिस विश्लेषण की और जिस दृष्टिकोण की हमें आवश्यकता है, वो किस विश्लेषण के किस दृष्टिकोण के आधार पर हम भारतीय राजनीति को समझ सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में हम देखते हैं कि चूंकि ये राजनीति एक व्यापक विषय है और कई संस्थाएं, संगठन, प्रक्रियाएं और मुद्दे हैं जो राजनीति से जुड़ गए हैं। राजनीति के क्षेत्र में व्यापकता के कारण इसकी व्याख्या करना कठिन हो जाता है। राजनीति तेजी से बदलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी परिस्थिति में राजनीति को समझने का प्रयास कठिन हो जाता है। सवाल यह उठता है कि राजनीति के किन पहलुओं का अध्ययन किया जाए, उनका अध्ययन कैसा होना चाहिए। इस समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब हमारे पास राजनीति का अध्ययन करने का कोई तरीका मौजूद हो, जिससे यह पता चल सके कि हमें राजनीति का अध्ययन किस तरह से करना चाहिए, राजनीति के अध्ययन में किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और इन तरीकों को ही हम फ्रेमवर्क अथवा दृष्टिकोण कहते हैं। किसी दृष्टिकोण के बिना वास्तविकता को समझने का कोई भी प्रयास अंधेरे में तलाश करने जैसा है। इस प्रकार इन दृष्टिकोणों को राज्य राजनीति के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए तो उन्हें राज्य राजनीति के विश्लेषण के दृष्टिकोणों के रूप में देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है, इसके हिसाब से जो व्यवस्थित दृष्टिकोण है, सिस्टेमिक जिसे हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, इसको जानने का पहले प्रयास करेंगे। जो व्यवस्थित दृष्टिकोण है, उन दो दृष्टिकोणों में से एक है जिसका प्रयोग राज्य की राजनीति के विश्लेषण में किया जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी इस प्रकार का एक दृष्टिकोण है जिसे आप अपने हम आगे जाकर के उस पर चर्चा करेंगे। व्यवस्थित दृष्टिकोण एक प्रकार से अपने कार्यात्मक, प्रक्रियात्मक या आधुनिकीकरण और विकासशील दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। 1970 के दशक तक ये दोनों दृष्टिकोण प्रमुख थे। जैसा कि आप इस इकाई के अध्ययन में आप देख रहे हैं कि बाद के काल में भी कुछ दृष्टिकोणों में भी राज्य राजनीति के अध्ययनों में ये प्रयोग में आए हैं, लेकिन ये दोनों दृष्टिकोण को किसी प्रकार से उपयोग में आते रहे हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण या व्यवस्थित दृष्टिकोण रहा। हालांकि हम इसमें उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण फ्रेमवर्क या पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रमुखतः हम आइए व्यवस्थित रूप से सबसे पहले हम व्यवस्थित दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। सामाजिक विज्ञान के व्यवहारवादी आंदोलन के एक भाग के रूप में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत हुई और मूल रूप से अमेरिका में यह विकसित हुआ और इस दृष्टिकोण का प्रयोग उन देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए किया गया जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो चुके हैं। 1960 में के दशक में हम देखते हैं कि G.A. आमंड और J.S. कोलमैन द्वारा एक पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। इस पुस्तक में द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में G.A. आमंड और J.S. कोलमैन ने व्यवस्थित दृष्टिकोण को राज्य की राजनीति को समझने के लिए बहुत ही लोकप्रिय एक दृष्टिकोण के रूप में बताने का प्रयत्न किया। राजनीतिक गतिविधियों की व्याख्या राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के द्वारा की जा सकती है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्थाएं, संरचनाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं। विभिन्न संस्थाएं आपस में संवाद और तालमेल बनाए रखते हैं और आपस में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। प्रक्रियाएं सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में घटित होती हैं तथा तालमेल बनाए रखते हैं।
तथा व्यवस्था टूटती नहीं है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था लचीली होती है, जो परिस्थिति के अनुसार ढल जाती है, परंतु टूटती नहीं है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है। इसका उपयोग दोनों राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और राज्यों की राजनीति के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अखिल भारतीय राजनीति के अध्ययन में प्रोफेसर रजनी कोठारी की पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक प्रमुख पुस्तक है जिसको हम सभी राजनीति शास्त्री एक बाइबल की तरह से पढ़ाई करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोणों का उपयोग एक या एक से अधिक राज्यों में अध्ययन के लिए किया है। उन्होंने इस दृष्टिकोण द्वारा राजनीति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। इन पहलुओं में मुख्यतः राजनीतिक दल, दल के भीतर मतभेद, जाति, धर्म, भाषा, नेतृत्व, चुनाव, दबाव समूह आदि शामिल है। इन पहलुओं को राजनीतिक व्यवस्था के उपतंत्र के रूप में भी माना जाता था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे राजनीतिक दल एवं जाति हैं। पॉल ब्रास और रिचर्ड सीसन ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का अध्ययन इस दृष्टिकोण का प्रयोग करके किया है। कांग्रेस पार्टी का अध्ययन उन्होंने इसी दृष्टिकोण से किया। रिचर्ड सीसन ने कांग्रेस के संस्थानीकरण, आधुनिक संस्थान जैसे राजनीतिक दलों और परंपरागत संस्था, जाति प्रथा के बदलाव का अध्ययन किया है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कांग्रेस व्यवस्था की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार कांग्रेस ने इसमें गुटवाद के साथ तालमेल बिठाने में लचीलापन दिखाया था। ये व्यवस्थित दृष्टिकोण के प्रयोग के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। समाजशास्त्रियों की तरह राजनीतिक वैज्ञानिकों का भी ध्यान जाति के अध्ययन के लिए आकर्षित हुआ है। विकासशील या पारंपरिक समाज को समझने के लिए उन्होंने आधुनिकता और परंपराओं के बीच परस्पर संबंधों की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। आधुनिकता की पहचान आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अभिप्राय था। चुनी हुई सरकार, राष्ट्र राज्य, आधुनिक नेतृत्व, वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दल, चुनाव इत्यादि, और परंपरा के नाम से जाति, धर्म, जनजात आदि अभिचिन्हित किया गया। राजनीतिक दलों एवं चुनाव का अध्ययन करते समय रजनी कोठारी ने यह दलील दी कि राजनीति और राज्य जाति के बीच संपर्क दो तरफा प्रक्रिया है। जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को बदलते हैं। इस प्रक्रिया में अब जाति परंपरागत या क्रिया कांडों से संबंधित भूमिका नहीं निभाती, बल्कि यह अब धर्म निरपेक्ष हो गई है। इस संबंध में हम देखते हैं कि माइनर विनर द्वारा संपादित पुस्तक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के अंतर्गत विभिन्न शोधकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों में राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया है। खासतौर से उन पहलुओं को जैसे कि सामाजिक व आर्थिक परिवेश, राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण और राज्य सरकारों का प्रदर्शन। सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परिवेश को अध्ययन करने के लिए सामाजिक संबद्धता के मुद्दे जैसे कि जाति, धर्म, भाषा इत्यादि। आर्थिक दृष्टिकोण, शहरी ग्रामीण विभाजन, राजनीतिक प्रक्रिया का विवरण जो राजनीतिक दलों के साथ किया जाता है, विशेषकर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी। हित समूह, नेतृत्व का तरीका एवं सार्वजनिक नीति पर विवाद तथा सरकार का मूल्यांकन इन मुख्य रूप से माल और सेवाओं के वितरण के आधार पर है। विद्वानों ने इन मुद्दों पर अलग अलग बल के साथ काम किया है, लेकिन इन सब के लिए विश्लेषण व्यवस्थित दृष्टिकोण सामान्य रहा है। जैसे कि हमने ये देखा है कि उत्तर भारत की राजनीति में, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में, जैसे प्रोफेसर रजनी कोठारी ने पॉलिटिक्स इन इंडिया में डिस्कस किया है कि किस तरीके से कि जाति का भी राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति ने भी जातियों का एक तरीके से राजनीतिकरण किया है, तो प्रभावित किया है, और दोनों एक दूसरे को बदल रहे हैं। तो इसको जब आप कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी की पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका विस्तृत ज्ञान मिलेगा। इकबाल नारायण द्वारा संपादित पुस्तक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में विभिन्न राज्यों की राजनीति के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक में विश्लेषणों ने राज्य राजनीति के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है। इस संदर्भ में इतिहास, राज्यों को राजनीतिक दर्जा, राज्यों के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, जातियों और धार्मिक संगठनों का गठन तथा आर्थिक विकास स्तर एवं शिक्षित वर्ग की भूमिका शामिल है। इन निर्धारकों के स्तरों या उनके संदर्भ में अंतर राज्य की राजनीति में अंतर परिलक्षित होते हैं। इन मतभेदों के बावजूद
इन अध्ययनों में विश्लेषण का समान दृष्टिकोण व्यवस्थित विश्लेषण है। व्यवस्थित विश्लेषण दृष्टिकोण की विभिन्न प्रकार से आलोचना भी हुई है। इसकी सबसे कठोर आलोचना मार्क्सवादी विद्वानों ने ही की है। मार्क्सवादी विद्वानों का तर्क है कि व्यवस्थित दृष्टिकोण राजनीति में वर्ग की भूमिका को अनदेखा करता है। यह राजनीतिक प्रक्रियाओं में इतिहास का महत्व कम कर देता है। यह राज्य की अवधारणा के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को महत्ता देता है। और व्यवस्थित दृष्टिकोण एक देश की आंतरिक राजनीति को राजनीति में साम्राज्यवाद जैसी बाहरी ताकतों के प्रवेश से नहीं जोड़ता। इस दृष्टिकोण के आलोचक तर्क देते हैं कि व्यवस्थित दृष्टिकोण मूलतः परिवर्तन विरोधी है और यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करता है। हालांकि जैसा कि हमने ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण संदर्भ में भारत में राज्य राजनीति के का विश्लेषण करने की कोशिश की थी, तो हमने देखा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हिसाब से जो व्यवस्थित दृष्टिकोण है, वो जो जाति धर्म भाषा का भारतीय राजनीति में प्रयास जो महत्व है, वो अध्ययन एक तरीके से किसी परिवर्तन का पूर्वाभास नहीं देता है, बल्कि वो यथास्थितिवादी राजनीति को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से व्यवस्थित दृष्टिकोण की आलोचना को हमें सही प्रतीत होता है। हम आइए डिस्कस करते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हिसाब से भारत में राज्य की राजनीति को कैसे हम समझ सकते हैं। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति का विश्लेषण वर्गीय संबंधों या सामाजिक संबंधों तथा उत्पादन की शक्तियों के आधार पर करता है। यह राजनीति को वर्ग संबंध का प्रतिबिंब समझता है। इसके अनुसार राजनीति समाज में आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होती है। राजनीतिक संस्थाएं तथा राज्य वर्गीय संबंधों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा वर्ग विभाजित समाज में वे उच्च वर्गों के हितों का पूरा करती हैं। व्यवस्थित दृष्टिकोण के विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को विकसित देशों के साम्राज्यवादी संबंधों के साथ मिलाकर देखती है। साम्राज्यवाद विकासशील देशों में राजनीति को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा साम्राज्यवाद विकासशील देशों की राजनीति नियंत्रित करते हैं। ये संस्थाएं विकासशील देशों पर अपनी शर्तें लगाती हैं। इन शर्तों के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में राज्य अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं तथा ये नीतियां आम लोगों पर विपरीत असर डालती हैं। इन लोगों का आक्रोश इन नीतियों के खिलाफ बढ़ता है, जो शासक वर्गों के खिलाफ वर्ग संघर्ष का रूप ले लेता है। खासतौर से हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं किस तरीके से विकासशील और गरीब देशों को जब लोन देना होता है, जब उधारी देनी होती है, तो उनके जो क्रेडिट की शर्तें होती हैं, उनके जो इंटरेस्ट की जो शर्तें होती हैं, वो किस तरीके से बहुत ही पीड़ाजनक हो जाती हैं। तो इस संदर्भ में जब आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आप राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे, तो तमाम साम्राज्यवादी और वैश्वीकरण का राज्य की राजनीति पे प्रभाव को आप देख सकते हैं। सॉरी। तो ये संस्थाएं विकासशील देशों पर अपनी शर्तें लगाती हैं। इन शर्तों के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में राज्य अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं तथा ये नीतियां आम लोगों पर विपरीत असर डालती हैं। लोगों का आक्रोश इन नीतियों के खिलाफ बढ़ता है, जो शासक वर्गों के खिलाफ वर्ग संघर्ष का रूप ले लेता है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को इतिहास साथ जोड़कर देखता है। यह सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को जानने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को लागू करता है। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि व्यवस्थावादी दृष्टिकोण के मुकाबले मार्क्सवादी दृष्टिकोण अधिक अंतर्विषयी होता है। मार्क्सवादी विचारकों में आर्थिक तथ्यों या वर्ग की भूमिका को लेकर काफ़ी मतभेद भी दिखाई देता है। मित्रों, आपको पता होगा कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अंतर्विषयी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि किस तरीके से अर्थ आधारित जो समाज होता है, जिस अर्थव्यवस्था पे आधारित समाज होता है, उसी अर्थव्यवस्था के आधार पर वहाँ की राजनीति भी अपना दिशा बदलती है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में खास तौर से आर्थिक संरचना पर
और उत्पादन के जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों के आधार पर राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है। और इसमें भी हालाँकि मार्क्सवादियों में आप देखते हैं कि एक विभाजन दिखाई देता है। ख़ास तौर से जो क्लासिकल मार्क्सियन जो अप्रोच है, फ्रेमवर्क है, शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, तो उसमें हम देखते हैं कि अ, कि जो अ, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। और इस संदर्भ में जो अर्थव्यवस्था आधारशिला हो जाती है और राजनीति अधिसंरचना हो जाती है। जैसा कि आपने जब ग्रामसी को पढ़ते हैं, तो ग्रामसी अ, स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो क्लासिकल जो हमारा जो मार्क्सवाद का फाउंडेशन माना जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें अर्थव्यवस्था को, आर्थिकी को राजनीति पे अधिक हम देखते हैं कि वजनी समझा गया है। मार्क्स और एंजेल्स ने 18वीं ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में इस धारणा को संशोधित किया है। हालांकि बाद में चल के थोड़ा सा उसमें संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार अधिसंरचना को आधार जो है अधिसंरचना को निर्धारित करता है, परंतु अति निरोधक के रूप में नहीं, बल्कि अति संरचना की सापेक्ष स्वायत्ता होती है। अर्थात आधार अति संरचना को निर्धारित करता है अंत में, परंतु अति संरचना की सापेक्ष स्वायत्ता ही जाती है। अब ये मानते थे कि अधिसंरचनाएं हमेशा आधार पर निर्धारित नहीं होती हैं, इनकी सापेक्ष स्वायत्ता होती है, किंतु अंतिम विश्लेषण में वह आधार है जो अधिसंरचना का निर्धारण करता है। इस प्रकार से राजनीति की सापेक्ष स्वायत्ता है। व्यवस्थित दृष्टिकोण की तरह शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उपयोग राजनीति और राष्ट्रीय और राज्य स्तरों के अध्ययन के लिए भी किया गया है। मार्क्सवादी पद्धति के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के बाद के काल के शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली पुस्तकों में चार्ल्स वेटलहैम की इंडिया इंडिपेंडेंट तथा अचिन विनायक की पुस्तक इंडियाज बुर्जुआ डेमोक्रेसी के नाम प्रमुख हैं। शास्त्रीय मार्क्सवादी विश्लेषण का प्रमुख प्रयोग कृषि आंदोलनों, कृषि संबंधों और भूमि सुधार तथा श्रमिक संघ के आंदोलनों का अध्ययन करने के लिए हुआ है। जैसा कि मित्रों हमने आपसे चर्चा किया कि किस तरीके से 1980 के दशक में पहचान की राजनीति और कृषि आंदोलन और खास तौर से जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का आंदोलन भारत में पनपा था, उनको समझने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर हम राज्य की राजनीति को बेहतर समझ सकते हैं। और ख़ास तौर से इन बातों का उल्लेख अचिन विनायक ने अपनी पुस्तक इंडियाज बुर्जुआ डेमोक्रेसी में किया है। शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण की गैर आर्थिक कारकों की तुलना में आर्थिक कारकों को अनुचित महत्व देने के लिए आलोचना की जाती है, क्योंकि जो शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो आर्थिक कारक को बहुत महत्व देते हैं। शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुयायी इस आरोप का हालांकि प्रतिवाद करते हैं। उनके अनुसार मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति की स्वायत्ता को इस तर्क के साथ स्वीकार करता है कि अंत में वर्ग ही राजनीति का निर्धारण करता है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के अनुयायी जात की भूमिका में वर्ग की भूमिका से अनदेखा करते हैं। तो भारत की जो राज्य की राजनीति है, आप देखते हैं कि बहुत ही एक परिवर्तनशील और बहुआयामी अध्ययन की इकाई है, जिसमें कि हम अलग अलग एंगल से राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का एक अपना नज़रिया है और काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हदों तक, खासतौर से कृषक आंदोलन और जमींदारी उन्मूलन संबंधी जो तमाम सारे भारत में आंदोलन चले और जो सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हुए, उसमें हम इस शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अध्ययन के द्वारा हम बेहतर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और वर्गीय जो धारणा है क्लासिकल मार्क्सवादी फ्रेमवर्क की, उस वर्गीय अवधारणा को हम बेहतर उस माध्यम से राज्य की राजनीति को समझ सकते हैं। इसी तरीके से कुछ नौ मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी जो है, जिसके द्वारा हम भारत की राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। जो
नव मार्क्सवादी फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से जो गैर आर्थिक कारक हैं जैसे कि संस्कृति, राजनीति के विश्लेषण की चेतना और अन्य मुद्दों पर उचित बल देते हैं। नव मार्क्सवादी अवधारणा के रूप में जानी जाती है। नव मार्क्सवादी अवधारणा खासतौर से ग्रामसी और फ्रैंकफर्ट स्कूल और राल्फ मिलीमैन के प्रभाव के परिणामस्वरूप उभरकर सामने आई थी। ग्रामसी का प्रभाव सबाल्टर्न स्कूल का आधुनिक भारतीय इतिहास के में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सबाल्टर्न स्कूल के अनुयायियों का मानना है कि सामान्य लोगों में स्वयं की चेतना जगाने की क्षमता होती है, इसके लिए किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के मानने वाले विद्वान जैसे अल्थुजर, कोलाकोस्की, पोलांजा इत्यादि विद्वानों ने शास्त्रीय मार्क्सवादी अवधारणा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की थी। तो नव मार्क्सवादी जो अवधारणा है वो कहीं न कहीं जो शास्त्रीय मार्क्सवादी अवधारणा है उसमें नए घटकों का प्रवेश करती है और नए तरीके से नए संदर्भों में राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास करती है। खासतौर से ग्रामसी की जो अवधारणा है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है, आधार और अधोसंरचना की अवधारणा है, आप देखते हैं कि किस तरीके से राज्य की राजनीति में अर्थ का तो अपना महत्व है ही है। अर्थ तो कहीं न कहीं एक क्लास की अवधारणा को जन्म देती है, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि पुलिस, कानून व्यवस्था, शिक्षा और धर्म जो है अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो कानून, धर्म, राजनीति और जो कल्चरल जो हमारे पास हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक जो हमारे पास उपादान हैं, इन सब के महत्व को भी हम कम नहीं कर सकते। तो भारत की राज्य की राजनीति को समझने के लिए हमें जो नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, वो भी एक मददगार साबित होता है। मित्रों, हम थोड़ा-सा अब भारत की राज्य की राजनीति को समझने के लिए जो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसे पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क कहा जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि भारत में कई प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन भूमंडलीकरण, लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण एवं जाति आधारित पहचान के उत्थान, धर्म, जातीयता तथा नए सामाजिक आंदोलनों द्वारा इंगित होते हैं। ये घटनाक्रमों का विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे व्यवस्थावादी या मार्क्सवादी अध्ययन द्वारा किया गया है। कुछ विद्वान एक से अधिक दृष्टिकोणों को मिलाकर राजनीति के अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ये अभी तक दृष्टिकोण राजनीति के आयामों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। ये वैकल्पिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं और इसी वैकल्पिक दृष्टिकोण पे आज हम चर्चा करेंगे, जिसे पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क हम कहते हैं। लियोटार्ड एक फिलासफर थे, उनसे प्रभावित होकर के उत्तर आधुनिकतावाद दृष्टिकोण को अनेक विषयों के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया गया है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को अनेक विषयों के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया गया है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक समाज में हो रहे संकट के लिए आधुनिक नियोजन को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार आधुनिकता नियोजन ने लघु पहचान, परंपरा एवं स्वदेशी ज्ञान व्यवस्था की स्वायत्तता को महत्व नहीं दी है। इसलिए अस्मिता, सामाजिक आंदोलनों तथा जाति और धार्मिक संकट के एक घटने के कारण हम जो है काफ़ी परिवर्तन हुआ है और हमें उसको समग्रता से समझने की ज़रूरत है और इसलिए उत्तर आधुनिकता दृष्टिकोण का जो महत्व है बढ़ गया है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने वाले परंपरा, सतत विकास तथा मूल ज्ञान को आधुनिकता का विकल्प मानते हैं। गांधीवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी आधुनिकता के एक समान आलोचक एक मंच पर आ गए हैं। यही वैकल्पिक विचार उत्तर आधुनिकता की तरफ इशारा करते हैं। उत्तर आधुनिकता दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलन, हिंसा तथा विभिन्न पहचान का अध्ययन करते हैं और इनका उपयोग विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विषयों में किया है। अब इस दृष्टिकोण की राज्य की राजनीति के अध्ययन में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ विद्वानों में काफ़ी हद तक आम सहमति है कि राष्ट्र, राज्य, राजनीतिक व्यवस्था, पार्टी प्रणाली, जाति व्यवस्था के अध्ययन पर आधुनिक परियोजनाओं का प्रभाव पड़ा है।
राजनीति में जहां राजनीतिक व्यवस्था के भागों को पर्याप्त स्वायत्ता नहीं दी जाती, वहीं शैक्षणिक अध्ययन में आधुनिक परियोजना या आधुनिकता का प्रभाव इन भागों की उपेक्षा में परिलक्षित होता है। इस तरह के विश्लेषण दृष्टिकोण से हटकर बहुत से विद्वान विशाल इकाइयों के खंडों के अध्ययन और उनकी स्वायत्ता की अध्ययन को आवश्यकता मानते हैं। अनौपचारिक रूप से उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ एक और दृष्टिकोण है, जिसे डिस्कोर्स या प्रवचन या एनालिसिस, जिसे विनिर्गमक विश्लेषण भी कहते हैं। डिस्कोर्स डिकंस्ट्रक्शनिस्ट एनालिसिस किसी विषय इकाई का अध्ययन उसके सार को हिस्सों में बांटकर करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका माइकल फूको ने सुझाया है। फूको के अनुसार किसी विषय को एक संदर्भ में रखकर तथा उसका ज्ञान, शक्ति और विमर्श रचना के संदर्भ में रखकर विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, एक से अधिक दलों के बीच संघर्ष होने पर यह जानना कठिन है कि सत्य क्या है। विरोधाभास वाला प्रत्येक प्रत्याशी अपने कथन को तर्कसम्मत बताता है। ऐसी स्थिति में यह जानने की असंगति है कि कौन सा पक्ष सही है। प्रिय छात्रों, आप देखते होंगे कि कहीं पर भी चुनाव के दौरान जब दो या दो से अधिक दलों के नेता किसी डिबेट में, पॉलिटिकल डिबेट में, खासतौर से किसी टीवी चैनल के डिबेट में आते हैं, तो अगर आपने राजनीति की बारीकी से आप परिचित नहीं हैं, तो आप प्रत्येक दल के नेता के तर्कों से आप सहमत होते जाते हैं। लेकिन एक राजनीति शास्त्री, एक राजनीति का अध्ययन करने वाला छात्र यह बेहतर तरीके से समझ सकता है कि सत्य क्या हो सकता है, और उसमें ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फूको का जो खासतौर से जो सुझाव है, राजनीति को समझने का जो सुझाव है, वो इसमें कारगर साबित हो सकता है। तो इससे संबंधित संघर्षों, दौरों और प्रक्रियाओं को उनके विशेष संदर्भ में रखकर ही समझना संभव हो सकता है। पॉल ब्रास ने एक बुक लिखी है, द थेफ्ट ऑफ एन आइडल, द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टिव वायलेंस तथा प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। और इसमें पॉल ब्रास ने अपनी पुस्तकों में इस दृष्टिकोण को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जातीयता आधारित हिंसा के विश्लेषण के लिए किया है। उनका तर्क है, पॉल ब्रास का तर्क है कि दंगों की वास्तविकता को समझना मुश्किल है तथा दंगे, फसाद, संस्थाएं इत्यादि को उचित संदर्भ में रखकर ही देखा जा सकता है। प्रिय छात्रों, हम जो फेडरेशन बिल्डिंग जो फ्रेमवर्क है, इसका भी कई विद्वानों ने प्रयोग किया है। इस माध्यम से भी, संघ निर्माण दृष्टिकोण से भी हम भारत की राज्य राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। यह दृष्टिकोण आधुनिकता या विकासवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध विकसित किया गया है। इसे स्वतः नियंत्रित आंदोलनों, स्वायत्ता आंदोलनों, विद्रोह, अलगाववादी आंदोलनों और उनसे उत्पन्न होने वाले संघर्षों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत की परिधि में स्थित राज्य जैसे पंजाब या किसी अन्य राज्य में जहां आत्मनिर्णय आंदोलन हुए हैं, विश्लेषण के उपयुक्त माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण की सबसे मुखर अभिव्यक्ति संजीव बरुआ की पुस्तक इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ में मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि संघवाद की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विकास का दृष्टिकोण राष्ट्र राज्य के निर्माण के पक्ष में पक्षपातपूर्ण है। इस तरह के परिप्रेक्ष्य में राज्यों की समस्याओं पर अनदेखी की जाती है, बल्कि यह परंपरा और आधुनिकता के बीच विरोधाभास तथा महत्वाकांक्षी नई सामाजिक शक्तियों की आवश्यकता तथा उनकी मांगों को पूरा करने की क्षमता की असंगति पर अधिक बल देता है। नीति निर्माताओं और देश के प्रमुख मत का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वानों ने संगठक राज्यों के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा है। वे छोटे राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार और अभिमानी रवैया अपनाते हैं। संजीव बरुआ इंगित करते हैं कि राष्ट्र राज्य अर्थात नेशन बिल्डिंग परिप्रेक्ष्य को छोड़ देना चाहिए और वास्तविक संघीय निर्माण, जेन्युइन फेडरेशन बिल्डिंग परिप्रेक्ष्य को अपनाना चाहिए। इससे राज्य स्तर के राष्ट्रवाद तथा बड़े राष्ट्रवाद के बीच संबंधों की मजबूती मिलेगी। प्रिय छात्रों, सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण भी एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा पुटनम ने
पुट्टनम ने अपनी पुस्तक मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली में उन्होंने इस अवधारणा अर्थात सोशल कैपिटल की अवधारणा को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। सामाजिक पूंजी नागरिक समाज एवं लोकतंत्र के अस्तित्व संकेत हैं। सामाजिक संगठनों पर टॉकविले विचारों को आधार मानकर, डी टॉकविले जैसे आप जानते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनके विचारों को आधार मानकर पट्टनम ने नागरिक समाज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था, जिसमें विश्वास, सहभागिता मूल्य तथा संयोजनों के सदस्यों के मध्य नेटवर्किंग होते हैं। नए सामाजिक आंदोलनों, सामाजिक समाजों के उदय तथा सुदृढ़ लोकतंत्र के अध्ययन की आवश्यकता ने इस दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बना दिया है। समाज के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन करने के कई विद्वानों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है। आशुतोष बासणे ने अपनी पुस्तक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्किम लाइफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन इंडिया में भारत के 6 शैक्षिक क्षेत्रों में जाति दंगों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक पूंजी अवधारणा का उपयोग किया है। उनका तर्क है कि सांप्रदायिक दंगे उन शहरों में होते हैं जहां लोगों के साथ कोई सामाजिक सामूहिक संबंध नहीं होते हैं। वे वहां नहीं होते जहां लोगों के बीच सामाजिक सामूहिक संबंध है। वे 6 शहरों के खासतौर से उन्होंने 6 शहरों का एक तरीके से उन्होंने ग्रुपिंग की, एक जोड़ा बनाया। उन जोड़ों के अनुभव के आधार पर अपने तर्क को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, जिनमें से 3 शहरी दंगे हुए थे और 3 में नहीं हुए थे। इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक अध्ययन के लिए सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण का प्रयोग कर अध्ययन द्वैपायन भट्टाचार्य, नीरज जमाल, सुधा पाई, विष्णु महापात्रा इत्यादि द्वारा संपादित एक पुस्तक है। उसका नाम है इंटरोगेटिंग सोशल कैपिटल। और इंटरोगेटिंग सोशल कैपिटल में द्वैपायन भट्टाचार्य, नीरज जमाल, सुधा पाई, विष्णु महापात्रा ने इस फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत के राज्य राजनीति को समझने का प्रयत्न किया है। इन अध्ययनों को करने वाले विद्वानों ने सामाजिक पूंजी के अस्तित्व और भारत के राज्यों में लोकतंत्र के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। छात्रों, हम देखते हैं कि भारत में आजकल सेफोलॉजिस्ट और ख़ासतौर से चुनावों का अध्ययन करने वाले तमाम सारे एक्सपर्ट्स की एक तरीके से काफ़ी मांग है। और हम अक्सर चुनावों के इस देश में, इस लोकतंत्र में हम देखते हैं कि यह चुनावों का अध्ययन वाला जो दृष्टिकोण है, इसके माध्यम से भारत की राजनीति को समझने में हमें ख़ासतौर से लाभ मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि जो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी है, उसकी सफलता का जो खास तौर से जो राज है, वो हम देखते हैं कि वो चुनाव में छिपा हुआ है। भारत में चुनाव लोकतंत्र को सबसे प्रमुख विशेषता में माना जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर ही क्यों ना हो। भारत में चुनाव लगातार होने के कारण उनकी महत्ता और अधिक बढ़ गई है। चुनाव हमेशा विद्वानों, पत्रकारों और चुनावी विश्लेषणों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। खासतौर से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोगों की चुनाव में रुचि जो 1960 के दशक में थी, वो 1980-90 के दशक के बाद और अधिक बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि हाल के चुनाव तक लोगों की रुचि चुनावों में काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। खासतौर से इस मामले में चुनावी दृष्टिकोण पे अधिक फोकस करने वाली एक संस्था है जो चुनाव का अध्ययन करती है। उसका नाम आप सब जानते हैं, CSDS, नई दिल्ली में एक संस्था है। और ख़ास तौर से ऐसे बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट हैं, CSDS से निकले हुए लोग हैं, जो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से भारतीय राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास करते रहें। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न चुनाव से संबंधित बनाए जाते हैं, जैसे कि क्या भारत अधिक लोकतांत्रिक बन गया है? क्या भारत को और अधिक लोकतांत्रिक बनना चाहिए? इस तरीके के प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं कि जो CSDS जैसी संस्था है, वो भारत का जो पारिस्थितिक विश्लेषण है, जो राजनीतिक जो पारिस्थितिक विश्लेषण है, उसको समझने में वो सफल प्रतीत होती है। मित्रों, हमने भारत की जो राज्य की राजनीति है, उसको समझने के हमने प्रयास किए और ख़ास तौर से हमने 3 दृष्टिकोण पर चर्चा की, व्यवस्थित, मार्क्सवादी तथा नव मार्क्सवादी। इसके अलावा हमने उत्तर व्यवहारवादी, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण तथा चुनाव आधारित दृष्टिकोण इत्यादि के माध्यम से, सोशल कैपिटल दृष्टिकोण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। और
हम समझते हैं कि आज आपने भारत की राज्य की राजनीति को समझने के जो प्रथम 2 इकाइयाँ हैं, उसको आप समझ गए हों। नमस्कार, धन्यवाद।